गुड मॉर्निंग क्लास। हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। आद्य ऐतिहासिक के अंत में थे। आद्य ऐतिहासिक के लगभग सब शहर हमने पढ़ दिए थे, कोई भी शहर छूटा नहीं था। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम रिवीजन करेंगे कि सिंधु सभ्यता में क्या क्या चीजें मिली है, कौन से शहर मिले हैं और उसकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं। अक्सर देखिए पूछेगा, जो उल्टी पुल्टी चीजें होती है ना, जो अनएक्सपेक्टेड होती है, उनको पूछता है एग्जाम में। जैसे पूरी सिंधु सभ्यता के बाहर दुर्ग थे, तो अकेला ऐसा शहर था एक जिसमें दुर्ग नहीं थे। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, ठीक है। सबकी जो नालियां थी निकासी की पानी की वो अच्छी थी, लेकिन किस शहर में अच्छी नहीं थी, ऐसे सवाल अक्सर पूछता है। तो हम आज इसके बारे में आज रिवीजन करेंगे इनका, कि कौन से शहर मिले थे। देखिए आद्य ऐतिहासिक पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने हिस्ट्री को देखिए 3 भागों में बांटा था। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, रिवाइज है ये, रिवीजन करेंगे हम। प्राक ऐतिहासिक में हमने पढ़ा था पाषाण काल। पाषाण काल, और इसमें हमने 5 भाग पढ़े थे। पाषाण काल में क्या पढ़े थे हमने? 5 भाग पढ़े थे, जो कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और उत्तर पाषाण, ये 4 थे। तो ये हमने पढ़ा था। फिर आद्य ऐतिहासिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें इसमें लिखित स्रोत नहीं मिले थे, ना ही अगर मिलेंगे नहीं तो पढ़ा ही मिल जाएगा। आद्य ऐतिहासिक में आपके लिखित स्रोत मिले थे और ऐतिहासिक में लिखित मिले भी और पढ़े भी। और ये हम रिवीजन करके थोड़ा सा इसके बारे में और भी रहता सिंधु सभ्यता के बारे में 2-4 पॉइंट, उनको हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो इस बारे में हमने आज पढ़ना, आज की क्लास इसी के बारे में होगी रिवीजन पे। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक हम पढ़ रहे थे, सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक में। देखिए जैसे ताम्रपाषाण काल जो था, उसमें धीरे धीरे जो विकास हुआ वो आगे बढ़े, धीरे धीरे लोगों में थोड़ी समझ में आई, तो उसका विकसित रूप जो हुआ ना, उसी का विकसित रूप ही था ताम्रपाषाण का आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, तो इसमें अलग अलग लोग आए थे जिन्होंने खुदाई की, किसी ने इसकी जानकारी दी, चार्ल्स मैसन ने दी, फिर इसकी किसी ने, कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया और फिर खुदाई स्टार्ट की थी। दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई स्टार्ट करवाने का काम लिया था, यानी कि वो अधिकारी था खुदाई वालों का। ठीक है, तो इस तरह से उसमें देखिए अलग अलग शहर मिले थे। सबसे पहला शहर मिला था हड़प्पा का 1921 में। मेन चीजें पढ़ाएंगे हड़प्पा। ठीक है, दयाराम साहनी ने खोज की थी, 1921 में मिला था ये आपका रावी नदी के किनारे। और इसमें मिला क्या क्या था? इसमें RH-37 मिला था। देखिए इसमें RH-37 कब्रिस्तान मिला था, अन्नागार मिला था, स्नानागार मिला था हड़प्पा में, और कंकाल मिला था, हाथी का कंकाल भी मिला। तो ये चीजें इसमें मिली थी। इसके बाद दूसरा शहर था हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ये अर्थ होता है कंकालों का ढेर, अस्थि पिंजरों का ढेर। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला बोलते थे इसको, मृतकों का टीला बोलते थे। इसमें सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है इनमें दोनों में। विशाल स्नानागार भी मिला है मोहनजोदड़ो में। और सूती वस्त्र, पंडित पुरोहित, युद्ध के प्रतीक, प्रतिमा मिली है शिव की, नटराज की मूर्ति मिली है। तो इस तरह की चीजें मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, बहुत सारी लाशें पाई गई हैं जो कि टूटी फूटी अवस्था में हैं। इसी को मृतकों का टीला कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रैंडरी इमारत पूछेगा तो विशाल अन्नागार था। हालांकि अन्नागार हड़प्पा में भी मिला, लेकिन विशाल पूछेगा तो इसमें पूछेगा। ढेर सारा तांबा मिला है, कांसे की नचनिया मिली है, स्वास्तिक चिन्ह, घर में ही इसमें कुआं मिला मोहनजोदड़ो में। तीसरा शहर था आपका चनहुदड़ो। तीसरा शहर था आपका चनहुदड़ो। देखिए चनहुदड़ो जो है, यहाँ पे ज्यादातर मेकअप का सामान मिला है, यानी कि लेडीज से जो रिलेटेड था, कुड़िया हो गई, सुई धागा हो गया, होठ रंगने वाली हो गई, सैली रंगने वाली हो गई। तो इस तरह की जो चीजें मिली है वो चनहुदड़ो में मिली है। और इसके बारे में जो खास बात है, ये पूछेगा कि पूरी सिंधु सभ्यता के जो भी शहर मिले ना, उनमें तो बाउंड्री या दुर्ग मिले हैं बाहर को, बाहरी सुरक्षा के लिए, लेकिन एक अकेला ऐसा शहर है जिसके बाहर दुर्ग नहीं थे, उसकी बाहरी कोई भी सुरक्षा नहीं थी। तो चनहुदड़ो ऐसा शहर था जिसकी बाहरी कोई भी सुरक्षा नहीं थी। इसके बाद मिला है कुणाल, ये हमारे हरियाणा में मिला है। यहाँ चांदी का ढेर मिला है, कुणाल में मिला है, चांदी का ढेर मिला है कुणाल में। ठीक है, इसमें बस इतनी खासियत है। इसके बाद मिला है आपका बनावली। बनावली या बनावली, बनावली जो है ये भी हरियाणा में मिला है। इसमें बनावली में देखो नाम से पता चलता है कि बहुत अच्छा बना हुआ होगा, लेकिन इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। निकासी पानी की अच्छी नहीं थी, नालियां उबड़ खाबड़ थी, सड़कें भी उबड़ खाबड़ थी, पानी नहीं निकलता था और टूटी फूटी अवस्था में सारी चीजें थी। तो ये बनावली में था। राखी गढ़ी, ये भी हरियाणा के हिसार जिले में है राखी गढ़ी।
ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के बारे में पूछेगा तो आपका राखी गढ़ी हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका रोपड़। रोपड़ जो है ये पंजाब में मिला था। इसमें बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता मिला है। रोपड़ में बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता मिला है। इसमें पाषाण काल के गुण देखे गए हैं। पंजाब में था ये, ठीक है। बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता मिला है। कालीबंगा, नक्शे में नीचे जाएंगे तो राजस्थान में मिला है कालीबंगा। यहाँ पे जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा में। चूड़ी यहीं पे मिली है। देखिए चूड़ी जो है वो मेकअप का सामान हालांकि, लेकिन चूड़ी जो है वो चनुदड़ों में नहीं मिली, यहाँ पे मिली है कालीबंगा में। और वो काली चूड़ी मिली है, उसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। हवन या यज्ञ, हवन या यज्ञ जो बोलते हैं, हवन या यज्ञ, इसका सामान मिला है यहाँ पे, इस चीज के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि इस काल में कालीबंगा शहर में यहाँ पे हवन होते थे, जिसको कि कर्मकांड कहा गया है। यानी कि आदमी के मरने के बाद जो उसके रीति रिवाज होते हैं दफनाने से या जलाने से पहले, तो उसको कर्मकांड कहते हैं। वो भी इसमें कालीबंगा में ही मिले हैं। जुता हुआ खेत मिला है, मिट्टी का हल मिला है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें मिली है। अलंकृत यानी कि डिजाइनदार ईंट मिली है। इसके बाद अपना आता है धोलावीरा। अगर प्राचीन इतिहास के प्राचीन पुरानी खोज के हिसाब से पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो धोलावीरा हो जाएगा। ये गुजरात में है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ है ये धोलावीरा, तो ये कुछ हिस्सा इसका पंजाब पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा जो है इसका भारत में है। तो अगर सिर्फ भारत में पूछेगा तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा शहर हो जाएगा, सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूछेगा तो फिर वो हो जाएगा धोलावीरा, क्योंकि कुछ पाकिस्तान में है और कुछ अपना गुजरात में है धोलावीरा, ठीक है। ये सबसे बड़ा था, पाकिस्तान में था ये कुछ। सुरकोटदा, सुरकोटदा में घोड़े का कंकाल मिला है। सुरकोटदा, सुरकोटदा, इसमें घोड़े का कंकाल मिला है। सुरकोटदा में घोड़े का कंकाल मिला है। जबकि हड़प्पा में हमें हाथी की खोपड़ी मिली थी, हाथी का कंकाल या हाथी की खोपड़ी मिली थी। और सुरकोटदा में है, इसमें घोड़े का कंकाल मिला है। और कलश में सवादान मिला है। कलश के अंदर और बॉडी को जैसे छोटा करके न गोडे मोडे बोड़ के उसमें लेटाया हुआ कलश में सवादान मिला है सुरकोटदा में। रंगपुर, रंगपुर पढ़ा था हमने। इसमें धान की भूसी मिली है जिसको हम पराली कह देते हैं। धान की भूसी मिली है जिसको कि हम पराली कह देते हैं, रंगपुर, ठीक है। 12 नंबर। इसके अलावा एक शहर मिला है हमें लोथल। लोथल में बहुत कुछ मिला है। देखिए लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का एक व्यापारिक शहर था, व्यापार होता था, क्योंकि ये गुजरात के किनारे पे था। यहाँ तो यहाँ पानी भी है और यहाँ पे सड़कें वड़कें भी थी इसमें लोथल में, तो दोनों चीजें थी। तो व्यापारिक शहर था। और उसकी पुष्टि कैसे हुई है व्यापारिक शहर की, क्योंकि यहाँ से ना फारस की मोहर मिली है। फारस का सामान आता था तो फारस की मोहर मिली है यहाँ पे, टेराकोटा की यानी कि पकी हुई मिट्टी की फारस की मोहर मिली है। इसके अलावा यहाँ पे बाट भी मिले हैं और तोलने के लिए तराजू भी मिला है। और जो मिनिमम बाट मिला है ना, मिनिमम बाट वो 16 केजी का था। यानी कि अगर गेहूं तोलना है ना तो कम से कम कितना तोलेगा, 16 केजी। और कोई चीज है जो कम से कम कितना तोलेगा, 16 केजी, उससे कम तोलने का कुछ भी नहीं था। तो लोथल जो है ये इसी को, अच्छा देखिए बंदरगाह मिला यहाँ, ठीक है। लोथल में जब ये समुद्र किनारे था तो बंदरगाह भी होगा जिससे व्यापार होगा। तो इस बंदरगाह को ही कहा जाता है गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा। और इसी बंदरगाह को पत्तन भी कहा जाता है, पत्तन, ठीक है। जैसे विशाखापत्तनम है ना, तो वहां पत्तन होते हैं जो भी समुद्र किनारे, तो उनको पत्तन भी बोलते हैं। तो लोथल में मिले हैं ये सब। और ये सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं आपके गुजरात में, 350 से ज्यादा मिले हैं। हालांकि ये मेन से ही पढ़ने हमने, सब हम नहीं पढ़ेंगे। तो इतने मिले हैं आपके। इसके अलावा देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर जो है, मोहर मिली, उस पे गोरैया पक्षी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर मिली है ना, उस पे गोरैया पक्षी मिला है। और युगल समाधान मिला है, युगल समाधान मिला है इसमें। युगल मतलब जोड़ा, समाधान मतलब 100। युगल समाधान, युगल मतलब जोड़ा, समाधान। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि लोथल जो है वहां पे सती प्रथा के, देखिए जब लेडीज मरती है ना, कोई लेडीज, तो उसके साथ तो आदमी को नहीं मारा जाता। लेकिन हम जानते हैं कि सती प्रथा कोई प्रथा थी, तो इसलिए हम ये अनुमान लगाते हैं कि जब भी कोई आदमी मरता था तो उसकी पत्नी को जला करके और उसके साथ दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, यानी कि उसको मार दिया जाता था। तो इसलिए युगल समाधान जो है ये भी लोथल से ही आपके मिले हैं। तो ये सब शहरों का आपका रिवीजन था। सिंधु सभ्यता की जो
जानकारी दी थी, चार्ल्स मैसन ने दी थी। फिर सर्वेक्षण का काम कनिंघम ने किया, जॉन मार्शल ने उसकी खुदाई का ठेका लिया था, और उसके नीचे जो आदमी थे सबसे पहले खुदाई करी थी वो दयाराम साहनी ने की थी। तो इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। ऊट पटांग बात होती है वो पूछता है, जैसे लोथल, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे ना, ये हो गए, ये मकान हो गया, तो इनके जो दरवाजे थे मकानों के सड़क पे नहीं खुलते थे, यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, ये यहाँ खुलेगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल शहर था ना, ये, तो इसका दरवाजा यहाँ मेन सड़क की तरफ खुलता था, क्योंकि व्यापारिक शहर था ना, बैलगाड़ी वगैरह लगेगी तो कहाँ लगेगी, इधर ही तो आएगी सड़क के ऊपर। तो सड़क के ऊपर आएगी तो यहीं से देना पड़ेगा, फिर मेन दरवाजा यही बनाना पड़ेगा। तो लोथल जो है इसके दरवाजे मेन सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी जितने भी सिंधु सभ्यता थी उस शहरों के मेन दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। ठीक है। इसके अलावा चनहुदड़ो जो है ये इस अकेला शहर था सिंधु सभ्यता का जिसके गांव के बाहर या जिस शहर के बाहर आपके दुर्ग नहीं होते थे। दुर्ग यानी कि बाहरी आक्रमण अगर हो उनसे बचाने के लिए। ठीक है। 4 शहर हमने बताए थे आपको, 4 शहर बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। देखिए सबसे ऊपर पूर्व में बताया था आपको मांडा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। पश्चिम में सॉरी उत्तर में मिलेगा आपको मांडा जम्मू कश्मीर में। पूर्व में मिलेगा आपको आलमगीर मिला है यूपी में। दक्षिण में दहमाबाद मिला है महाराष्ट्र में। और इसमें सुतका गेंडोर मिला है, सुतका गेंडोर मिला है पश्चिम में। अब ये नदियों के किनारे थे, ये चिनाब नदी के किनारा था। मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे था उत्तर में। पश्चिम में दहमाबाद परवरा नदी के किनारे था। पूर्व में आलमगीर हिंड नदी के किनारे था। और पश्चिम में जो सुतका गेंडोर था पाकिस्तान में वो दास्क नदी के किनारे था। तो ये सारा रिवीजन था आधे ऐतिहासिक। जब तक आप घर पे रिवीजन नहीं करेंगे हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आ सकती। समझ में आ जाएगी लेकिन आप जल्दी उसको भुला जाएंगे, इसलिए रिवीजन जरूरी है। देखिए घर पे पढ़िए ना पढ़िए लेकिन रिवीजन 10 मिनट का समय निकाल के जरूर कीजिए। 10 मिनट के अंदर सारा रिवीजन आपका हो जाता है। 10 मिनट आपको रिवीजन के लिए चाहिएंगे। खोजकर्ता और इनकी तारीख आप याद रखेंगे खुद। मेन सी बातें यहाँ पे रिवाइज करवा दी आपको। देखिए अब इसमें कुछ 2-4 बातें हो रहे हैं। सिंधु सभ्यता में एक सींग वाला गेंडा मिला है, एक सींग वाला गेंडा। देखिए मोहर पे हमने बताया था यहाँ पे लोथल में। तो इनका जो प्रिय पशु था ना सिंधु सभ्यता का वो एक सींग वाला गेंडा था, कुब्बड़ वाला बैल भी कहते थे इसको। ठीक है। तो वो मिला यहाँ पे सिंधु सभ्यता में। इनका प्रिय पशु क्या था? एक सींग वाला गेंडा। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु था एक सींग वाला गेंडा। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो युद्ध से, तलवार से, युद्ध तलवार और गाय से परिचित नहीं थे। इन 3 चीजों से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि युद्ध तो ये तब करेंगे ना जब इनको खाने की पूर्ति हो जाएगी। ये तो अपने खाने में लगे रहते थे घूम घूम के कि भाई कोई न कोई खाना मिल जाए। फिर इनको खेती करनी आ गई, फिर पालतू पशु करने आ गए, फिर इन्होंने दुकान कर ली, तांबा और कांसा मिल गया तो फिर इन्होंने हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इनको युद्ध से कोई मतलब नहीं था, इनको युद्ध करना ही नहीं आता था, तो युद्ध से परिचित नहीं थे। युद्ध नहीं करेंगे तो कोई बाला वगैरह भी नहीं होगा। हालांकि मोहनजोदड़ो में आपको पढ़ाया गया था कि मोहनजोदड़ो में युद्ध का प्रतीक मिला है, लेकिन युद्ध से ये लोग परिचित नहीं थे। कोई चीज बना दी होगी बाला वगैरह, तलवार हल्का फुल्का हथियार बना दिया हुआ, लेकिन फिर भी ये युद्ध से परिचित नहीं से। तलवार से भी परिचित नहीं थे, गाय से भी ये लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि ये तो पालतू पशुओं में सिर्फ कुत्ता पालते थे। ठीक है। इसके अलावा इनका जो मुख्य जीवन का आधार था ना वो कृषि था, क्योंकि पहले तो पाषाण काल में तो लोग मार पीट के खाते थे कि जानवरों को, फिर पका के खाने लग गए जब आज्ञान आविष्कार का, आग का आविष्कार हुआ। लेकिन बाद में इन्होंने जब जौ, चावल और गेहूं की खेती करना सीख लिया, इनको पता लग गया, तो फिर इनका जो मुख्य आधार था ना वो जीवन यापन के लिए वो था कृषि। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता विनाश कैसे हुई? देखो विनाश कैसे हुई, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ ना उसका मुख्य कारण जो है बाढ़ था। बाढ़ था, वो बाढ़ के कारण ही जो मिट्टी थी आपस में पानी बह के आया, दूसरी जगह की मिट्टी आई, धीरे धीरे फिर धूल मिट्टी उसके ऊपर और जम गई होगी, तो वो जो सारा पानी था वो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जो थे वो नीचे दब गए और उनके ऊपर मिट्टी जमा हो गई। और बाद में जब खुदाई की तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर वापिस मिल गए थे।
इसके अलावा देखिए इनका समाज मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा शहर में हमने बता दिया था आपको, मातृसत्तात्मक यानी कि पिता से ज्यादा सत्तात्मक, पिता से ज्यादा ये माता को मानते थे। अगर अपना परिचय करवाना हो तो माता के नाम से करवाने थे, न कि पिता के नाम से करवाते थे। ठीक है, मातृसत्तात्मक था ये। और इसमें आ जाएगा सूती एवं ऊनी वस्त्र। सूती एवं ऊनी वस्त्र से ये परिचित थे। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र से ये परिचित थे। तो देखिए सूती वस्त्र आपको पढ़ा था कि पुरोहित होता था, और पुरोहित था तो सूती, उसके लिए जो वस्त्र बनते थे वो सूती वस्त्र के बनते थे। और ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो है ये नगरीय, नगर का मतलब होता शहर जहां बसा हुआ हो, तो वैसी ये सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी, देहाती नहीं थी, नगर की सभ्यता थी ये, यानी कि हर जगह हर चीज कोई भी अवेलेबल वहां मिलती थी, तो नगरीय सभ्यता थी ये। इसके अलावा ये दुनिया की पहली थी ये नगरीय सभ्यता। ठीक है, इनका सबसे पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। इनका सबसे पहला औजार था कुल्हाड़ी, और कांसे की खोज भी इनके समय हुई थी। और परिवहन का जो मुख्य साधन था वो बैलगाड़ी था। परिवहन का मुख्य साधन बैलगाड़ी था। इन्होंने पहिया की खोज तो पाषाण काल में ही कर ली थी, पूरा पाषाण में, नव पाषाण में। तो पहिया की खोज इन्होंने की, फिर धीरे धीरे इन्होंने मतलब धीरे धीरे करके और फिर बैल लगाना खींच दिया। पहले 4 आदमी मिलके तो खेलते थे, फिर जानवर ने देखा हुआ कभी कि जानवर ने इसको पूरा धक्का मारा, तो इसका मतलब जानवर में तो जोर है, तो इससे उन्होंने कुछ ऐसा लगा दिया कि जब जानवर आगे आगे चलेगा तो ये 4 पहियों की जो गाड़ी है वो आगे आगे लुढ़कती रहे। फिर दो बैलों वाली बना दी। पहले एक बैल थी, लेकिन जब इसके ऊपर वेट ज्यादा हो गया तो इन्होंने देखा कि एक वेट को तो आराम से निकाल सकता है कम को, तो उसके लिए क्यों ना हम इसमें 2 बैल लगा दे, क्यों ना इसमें हम 2 बैल लगा दे, तो 2 से ये आसानी से खींच जाती थी, और ऊपर यहाँ पे आदमी भी बैठ जाता था। ठीक है, तो मुख्य जो साधन था ना वो बैलगाड़ी थी। इन्होंने साइकिल वगैरह का आविष्कार ये नहीं कर पाए थे। और इनका सबसे प्राचीन स्थल था भीमराणा हिसार। सबसे जो प्राचीन स्थल था इनका, एक शहर के भी साक्ष्य मिले हैं, भीमराणा, और ये हरियाणा में था। इसको भी इसका प्राचीन स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हमने आज ये रिवीजन की क्लास थी, थोड़ा थोड़ा आपको सब जितने भी शहर मिले उनके बारे में बता दिया। कुछ नई चीजें थी, 2-3 चीजें तो वो बता दी हैं। अब आपके हाथ में है रिवीजन करना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता भी जिसको बोलते हैं, मिस्र की सभ्यता, सपाटा की सभ्यता, इटली की सभ्यता, ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक का जो आपका आद्य ऐतिहासिक है सिंधु सभ्यता आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप पूछेंगे तो आपको हर चीज का वहां पे जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे। धन्यवाद।